हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1 और इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट अर्थात फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हम इंट्रोडक्शन से करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज किए जाते थे, अर्थात हमारे समाज में कौन कौन से तरीके फसल को उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाते थे। उसके बाद देखेंगे कि फसल कहते किसके हैं, अर्थात व्हाट इज द क्रॉप, क्रॉप की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद देखेंगे कि फसलों को कितने प्रकार में बांटा गया है, अर्थात टाइप ऑफ क्रॉप। उसके बाद बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस है। उसके बाद किस तरीके से मिट्टी को तैयार किया जाता है फसल के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स अर्थात जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए उसको देखेंगे। उसके बाद सोइंग देखेंगे और सोइंग अर्थात बुआई को देखेंगे। बुआई में आप लोग देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स कितना इंपॉर्टेंट होता है और ट्रेडिशनल टूल्स क्या क्या यूज होते थे। फिर हम देखेंगे खाद और उर्वरक को देखेंगे, अर्थात मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है और इसके अंतर क्या क्या होते हैं, इसके फायदे क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंचाई, सिंचाई किसको कहते हैं, सिंचाई क्यों महत्वपूर्ण है, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स क्या होता है, अर्थात वीड्स होता क्या है और क्यों हमें अपने फसलों को वीड्स से बचाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं और लास्ट में हम फसलों को किस तरीके से स्टोरेज करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य क्या करते थे, घूमते रहते थे, इधर उधर घूमते थे। तो घूमने का पर्पस क्या था, क्या वो टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए घूमते थे, क्या अपने जो निजी प्रसन्नता के लिए घूमते थे? नहीं। जो पहले लोग घूमते थे वो क्या करते थे, फूड की तलाश में अर्थात भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे और उसको बोलते थे नोमैडिक अर्थात घुमंतु बोलते थे हम। जो लोग भोजन और आवास के तलाश में एक स्थान से दूसरे जगह जाते थे उसको हम क्या बोलते थे, घुमंतु बोलते थे और इन लोग समूह में विचरण करते थे। आज से 10,000 ईस्वी पूर्व तक इसी तरह से होते आ रहा था। ये जो आज आप फूड देख रहे हैं, अपने टेबल पर फूड देखते होंगे, तो ये फूड कहां से आया इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले क्या था, ये लोग जो नोमैडिक लोग थे, ये लोग डिपेंडेंट थे जानवरों पर, जानवरों को हंटिंग करके अपना फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करते थे। उसके साथ साथ कच्चे फलों को भी इन लोग अपना फूड में शामिल किए हुए थे। तो कच्चे फल प्लस ये जानवर के जो हंटिंग किए हुए थे, हंटिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और हंटिंग करके अपने भोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। बाद में धीरे धीरे इनको ज्ञान हुआ और ज्ञान हुआ तो जब ये लोग क्या करना शुरू कर दिए, अपना जौ, चावल, गेहूं जैसे अन्य फसल उगाना शुरू कर दिए धीरे धीरे। और बाद में आज आप देखते हैं कि एक लार्ज लेवल पर फार्मिंग शुरू हो गई, क्योंकि इस ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये जो बढ़ती हुई विशाल जनसंख्या है, उसको भोजन प्रदान करना सिर्फ और सिर्फ एनिमल पर अगर छोड़ देता तो नहीं संभव था। इसीलिए इस तरह आप देखेंगे कि इस प्रकार से कृषि का प्रारंभ होता है। और आज जो आप अपने प्लेट्स में ये देखते हैं कि इतने वैरायटी ऑफ फूड्स जो आपको प्लेट्स में मिलते हैं, वो इसी का परिणाम है। सो यू मस्ट गिव थैंक्स टू एंसेस्टर एज वेल एज द फार्मर्स हु इज गिविंग यू अ वैरायटी ऑफ फूड्स इन योर प्लेट्स ऑन द टेबल्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉप कहते किसको है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि फसल कहते किसको है। तो फसल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जब एक ही किस्म के पौधे यानी सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड्स आर दैट ऑफ व्हीट। तो अगर उदाहरण के तौर पर लें तो गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेती में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके होने चाहिए, गेहूं के होने चाहिए। जिस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, अगर वो पौधा धान का है तो सारे खेत में वो क्या होना चाहिए, धान का पौधा होना चाहिए, तभी तो इसको क्रॉप कहेंगे। तो इस तरीके से आपने क्रॉप का डेफिनेशन देखा और क्रॉप का उदाहरण देखा। अब हम क्रॉप के क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आपके बुक में जो क्लास 8th का बुक है उसमें क्रॉप को दो तरीके से डिवाइड किया गया है।
वो किया गया है खरीफ और दूसरा रबी। किसमें? खरीफ फसल में और दूसरा रबी फसल में। तो मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है, खरीफ और रबी। लेकिन बाद में जब हायर क्लास में जाइएगा तो एक चीज और आपको पढ़ने को मिलेगा, जायद, जो कि इन दो सीजनों के बीच में उगाया जाता है, अर्थात समर में उगाया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? खरीफ की बात करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अगर आपको आता है क्लास 8th के बच्चों के लिए, तो खरीफ और रबी आपको जानना है। खरीफ को हम मॉनसूनल क्रॉप भी कहते हैं। किसको कहते हैं? खरीफ को मॉनसूनल क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ वह फसल होता है जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। याद रहेगा, खरीफ वह फसल होता है जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। और भारत में जो वर्षा ऋतु होता है सामान्यतः क्या होता है? जून से लेकर के सितंबर एंड अक्टूबर 1 तक होता है। तो जून से लेकर सितंबर तक खरीफ फसल होता है। और वहीं रबी फसल अगर बात करें तो यह शीत ऋतु वाला फसल है, विंटर क्रॉप्स है। रबी फसल क्या है? शीत ऋतु वाला फसल है और यह अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होता है। अक्टूबर नवंबर आपको मिलेगा, अक्टूबर नवंबर से ये मार्च तक होता है, मार्च अप्रैल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सीजन है इसका। तो आपके जो बुक में दिया हुआ है वो ये है कि रबी खरीफ फसल जो होता है वो कब होता है? जून से लेकर के सितंबर, ये याद रखिए। और रबी फसल जो होता है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च। तो ये डेट आप याद रखिए। अब इसको तो बोया जाता है, ठीक है, जून में, और काटा जाता है सितंबर में कर लीजिए यहां पर, और यहां पर अक्टूबर और नवंबर कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब उदाहरण क्या होते हैं खरीफ के? तो खरीफ में कौन कौन आएगा? तो खरीफ में आता है धान, कपास, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, है ना, सोयाबीन। ये सारे किसके उदाहरण हैं? खरीफ के उदाहरण है। तो इसको आप याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण में आपसे पूछेगा कि खरीफ फसल किसको कहते हैं, इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी ये आपको पूछेगा। चलिए अब हम बात करते हैं रबी फसल की। तो रबी फसल में आपको गेहूं, जौ, मटर और ग्राम, ये सब क्या है? ये उदाहरण है रबी फसल के। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर थोड़ा जायद फसल को। तो जायद फसल जो समर में उगाया जाता है उसको जायद फसल बोलते हैं, लाइक वाटरमेलन और ककंबर, ये खीरा, ककड़ी, है ना, लालमी, ये सब क्या है? ये जायद फसल की उदाहरण है। अब यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर क्या होता है। तो इन दोनों फसलों के जैसा कि आपने देखा कि खरीफ फसल मॉनसून फसल है और रबी फसल क्या होता है? विंटर क्रॉप्स है। दूसरा चीज, ये हॉट और वेट कंडीशन में, और वहीं ये कोल्ड और ड्राई कंडीशन में। तीसरा, इसकी सीजन की अगर हम बात करें तो जून से लेकर सितंबर होता है खरीफ का, और वहीं रबी क्रॉप्स का क्या होता है? अक्टूबर से लेकर के मार्च होता है। एग्जाम्पल के तौर पर धान, मक्का, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ब्लैक ग्राम, ये सारे खरीफ के उदाहरण है। वही रबी में आ जाएगा गेहूं, जौ, है ना, चना, सरसों और अलसी, मटर, ये सब किसके उदाहरण है? रबी क्रॉप्स के उदाहरण है। अब यहां देखिएगा स्टेप्स ऑफ जो फार्मिंग होता है उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं उसको देख लीजिए एक बार। स्टेप्स में आ जाएगा, सबसे पहले हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। नंबर 1, टोटल 8 स्टेप्स होते हैं फार्मिंग के। तो नंबर 1 स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल्स, सॉइल की तैयारी करना। दूसरा में आता है सोइंग्स, बीजों को बोना। तीसरा स्टेप्स आता है एडिंग ऑफ द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। चौथा में आता है इरिगेशन, अर्थात उसको पानी देना। और पांचवा में आता है वीडिंग्स, अर्थात खरपतवार जो होता है उसको हटाना। और छठा में आता है हार्वेस्टिंग, अर्थात उसको काट के अपने घर में लाना। फसल हो जाएगा तो उसको खेत में तो नहीं छोड़ दीजिएगा। और 7th में होता है थ्रेसिंग, कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसको भूसा से हटाना पड़ता है और उसी भूसा से अनाज को हटाने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। और लास्ट में आएगा स्टोरेज,
आप उसके लॉन्ग समय के लिए स्टोरेज भी करिएगा। ऐसा तो है नहीं कि फसल को उपजाए लार्ज स्केल पर और उसको तुरंत खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल्स की। अच्छा, तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल्स से पहले आप लोग जानते हैं कि ये सब चीजों के लिए कुछ कृषि औजार को भी जरूरत पड़ेगी ना। किसकी जरूरत पड़ेगी, कृषि औजार की, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो अब हम मिट्टी को तैयार करना देखते हैं कि मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। अब आपको मालूम है कि फसल जब उगेगा तो फसल, ये आप खेत देख रहे हैं यहां पर, अब ये मिट्टी तैयार हो रहा है। मिट्टी तैयार यहां पर देखिए हल से भी कर सकते हैं, पहले लोग हल से ही करते थे, अब लोग ट्रैक्टर से इसको जोतते हैं। यहां पर देख रहे हैं हल से लोग जोत रहे हैं, यहां ट्रैक्टर से जोत रहे हैं। तो सिर्फ जोत देना मिट्टी को, यहां से लेवल को ऊपर से नीचे कर देना, इतना ही क्या मिट्टी के प्रिपरेशन में आएगा? नहीं, इसको फिर लेवलिंग करना पड़ता है। ये लेवलर है और इससे क्या करते हैं, यहां पर देख सकते हैं लेवल कर रहा है। ये सब क्या कर रहा है, लेवल कर रहा है, और ये आलू वगैरह बोने के लिए इसको क्यारी बना रहा है। तो बहुत तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है खेती में। तो इस तरह से आपको मिट्टी का तैयारी होता है, पोली बनाया जाता है, मिट्टी को बराबर किया जाता है। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? जैसा कि आपको मालूम है कि मिट्टी के कुछ ऊपरी परत जो होते हैं वही फर्टाइल होते हैं, है ना। तो पौधे की वृद्धि के लिए वही ऊपरी परत जो कुछ सेंटीमीटर का होता है, वही जो होता है लाभदायक होता है। तो इसीलिए मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं ताकि उसकी उर्वरता जो है वो बनी रहे। और यह मिट्टी को उलटना पलटना और पोली करना फसल उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण होता है। समझ में आ रहा है? तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोली बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई बोलते हैं, प्लोइंग बोलेंगे। इसी को उलटने पलटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लोइंग बोलेंगे, जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर कर सकते हैं या ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जुताई किस तरीके से कर सकते हैं, तो या तो हल चलाकर कर सकते हैं या जुताई करके। अब यहीं पर देख लीजिए कि कुछ टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको करने के लिए। जैसे हल आपने देखा, फिर आप देख सकते हैं कुदाल देख सकते हैं। कुदाल आपने देखा होगा, है ना, इस तरीके से रहता है कुदाल, इस तरीके से कुदाल बना रहता है और एक यहां से एक डंटा रहता है। तो ये क्या है, कुदाल। इस तरीके से कुछ डिजाइन रहता है, बट इतना बड़ा नहीं होता है, ये इतना ही छोटा रहता है। ठीक है, तो ये एक कुदाल हो सकता है। तो ये सारे चीजों को इस्तेमाल करते हैं। कल्टीवेटर हो सकता है। इन सारे चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, मिट्टी को तैयार करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिट्टी की तैयारी कैसे होती है। तो मिट्टी की तैयारी होती है उसको हल चलाकर ऊपरी परत को ऊपर नीचे पलटना, पोली बनाना, उसके लेवलिंग करना इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल्स। और ये बहुत जरूरी है आपको किसी भी बीज को बोने से पहले। अब हम बात करते हैं बुआई। तो बुआई फसल उत्पादन का क्या होता है, महत्वपूर्ण चरण होता है, जो कि सेकंड चरण है। तो बुआई के लिए तो सोइंग ऑफ द सीड्स हम करेंगे। तो बुआई के लिए कई तरीके होते हैं। बुआई फसल का महत्वपूर्ण चरण होता है और बोने से पहले आपको उसकी स्वस्थ बीजों का चयन भी करना होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि स्वस्थ बीज है या नहीं है? तो इसके लिए बोला जाता है कि आप क्या करिए कि एक किसी बर्तन में पानी लीजिए और उसमें आप बीज को डालिए। बर्तन में पानी भरा हुआ है, बीज को डालिए। अब अगर बीज नीचे डूब गया तो कुछ बीज नीचे डूब जाएगा, कुछ बीज ऊपर जो हो जाएगा। तो जो तैरने लगेगा इसका मतलब वो क्या है, खराब है, और जो डूब गया इसका मतलब वो सॉलिड बीज है, अच्छा बीज है। सो इसी तरह से आप बीजों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सोइंग ऑफ द बीड्स, इसके बोने के तरीके अलग अलग होते हैं। पहले आप देख सकते हैं फनल मेथड से यूज करते थे, बाई हैंड अभी भी होता है, सीड ड्रिल ये आजकल भी करते हैं इसको। और तो तरीके अलग अलग हैं। ट्रेडिशनल वे आप यहां देखिए फनल यूज करके इसको ये करते थे। तो एक होता है मेथड जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, ये अगर आपका खेत है, इसको आपने जुताई कर लिया, तो इसको या तो आप हाथ से ऊपर पूरे छिड़काव कर दीजिए, या बड़े लेवल पर अगर खेत है, बड़े लेवल पर जहां जंगल होता है वहां हेलीकॉप्टर से ब्रॉडकास्टिंग कर दिया जाता है। एक होता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में जैसे धान के पौधों को सबसे पहले आप क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। एक खेत से ले जाकर के दूसरे खेतों में क्या करते हैं, बुआई करते हैं। और इसी मेथड को हम लोग को क्या बोलते हैं, सोइंग ऑफ द सीड्स बोलते हैं।
ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से खेतों में एक जगह से दूसरे जगह प्लांट को लगाया जाता है और उसको उगाया जाता है और किस तरीके से इसका चयन किया जाता है। तो उसके बाद जो हमारा चरण था वो है एडिंग ऑफ द मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब एडिंग ऑफ द अर्थात खाद एवं उर्वरक को मिलाना। सवाल उठेगा कि सर खाद और उर्वरक को क्यों मिलाएं? तो अगर ये एक पौधा है तो पौधा को भी बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए सिर्फ पानी से तो बढ़ेगा नहीं। तो आप जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोग जब खाते हैं, घर में खाना भी खाते हैं, उसके बाद बॉर्नविटा भी कोई लोग पीता है, कई लोग हॉर्लिक्स पीता है, कई लोग और भी कुछ पीता है। तो वो क्यों पीते हैं? हम लोग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, तो ताकि हमको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिल सके, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं। प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब क्या है? एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है। तो इसीलिए पौधों को भी बड़ा होने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हम उसमें खाद और उर्वरक मिलाते हैं। तो जो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखे उसको हम क्या बोलेंगे? खाद और उर्वरक कहते हैं, और इसीलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो फसलों के लगातार उगाने से क्या होता है? मिट्टी के कुछ पोषक तत्व कमी हो जाता है, और इसी क्षतिपूर्ति को पूरा करने हेतु किसान क्या करते हैं? खेतों को खाद देते हैं, और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अगर आप कम खाद देंगे तो पौधा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो अगर अब को खाद का डेफिनेशन पूछे कि खाद का परिभाषा क्या है, तो आप क्या दीजिएगा कि सर एक खाद जो है कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गहरे गड्ढे में भी डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले छोड़ देते हैं। इस अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। इसका अपघटन जो होता है कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। और आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो सुना होगा ना, किस तरीके से लोग खाद तैयार करते हैं घर में। तो एक जैविक और एक अजैविक खाद हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पर डिफरेंस आपको समझा देते हैं खाद का। यहां पर देखिए किसान क्या कर रहा है, तो एक ऑर्गेनिक, इसको जो आप प्रिपेयर करते हैं घर पे गड्ढा पे भर भर के उसके, आप ये क्या है? ऑर्गेनिक है। और एक है इनऑर्गेनिक जो आर्टिफिशियल, आप इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। और इसको क्या बोलेंगे? मैन्योर। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस समझा दीजिए कि डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस देख लीजिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहला तो बेसिक चीजें आप यहां जान लीजिए कि ये कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है ना, और ये घर पर ही तैयार किया जाता है। ये भी बड़े लेवल पर अभी कंपनी करने लगा है, बट इसको आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। सो फर्टिलाइजर इज अ ऑर्गेनिक साल्ट, वही मैन्योर इज अ नेचुरल सबस्टांसेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यू। तो जो काऊ के जो डंग होते हैं, जानवरों के जो डंग होते हैं, उससे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। पौधे के रेसिड्यू से प्राप्त कर सकते हैं। वही फर्टिलाइजर जो है प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री, वेयर एज मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड ऑल्सो। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, याद रखिएगा फर्टिलाइजर मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, लेकिन जो मैन्योर है वो क्या करता है? ह्यूमस, मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। अगला है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर क्या होता है? बहुत जल्दी ही उसको न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर देता है। लेकिन जैसे फर्टिलाइजर के एक उदाहरण नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया, है ना, यूरिया, ये सब क्या है? फर्टिलाइजर है। वही मैन्योर क्या होता है? थोड़ा स्लोली काम करता है, ये होम्योपैथी मेडिसिन की तरह काम करता है। लेकिन ये क्या है? फर्टिलाइजर ना अंग्रेजी दवा की तरह काम करता है। तो यही अंतर है फर्टिलाइजर और मैन्योर में। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ओके, अब हमारे पास जो स्टेप्स बचे हैं उसको देख लेते हैं। तो आपने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल्स देख लिया आपने, सोइंग्स देख लिया, मैन्योर्स देख लिया, इरिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इरिगेशन, सिंचाई की। सिंचाई किसको कहेंगे आप? ठीक है, तो सिंचाई किसको कहेंगे ये समझिए। सिंचाई के लिए आपको क्या है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपको जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है?
आप ऐसे तो नहीं रहेंगे, खाना सिर्फ मिलते रहे आपको और पानी ना मिले तो आप जिंदा रहिएगा, नहीं रह सकते हम। तो इसीलिए पौधों को भी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और वो पानी कैसे मिलता है पौधों को, पानी पौधों को जड़ों से मिलता है, और इस जड़ के सहारे जब पानी जाएगा तो इसको मिनरल्स भी मिलेगा, ठीक है, इसको मिनरल्स भी मिलेगा। लेकिन अगर ये सिंचाई समय पर ना हो, इसको पौधे समय पर पानी ना मिले इस पौधे को, तो पौधा में ना तो मिनरल्स मिलेगा और ना ही इसको बढ़ने के लिए पानी मिलेगा, जिससे पौधे मर जाएंगे। तो पौधे की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है, याद रहेगा, जल का अवशोषण पौधे जड़ के द्वारा करते हैं, जिससे खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। जो आप उर्वरक देते हैं उसके जड़ों के पास, तो वो कैसे होता है, जल के द्वारा ही अवशोषण होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पौधों में 90% क्या होता है, जल होता है, ठीक है, और जल आवश्यक होता है ताकि बीज को अंकुरित हो सके, क्योंकि सूखी मिट्टी में बीज अंकुरित होगा नहीं हो सकता है। सो अगर आपसे डिफिनीशन पूछे कि सिंचाई किसको कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। याद रहेगा, निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई का समय क्या होता है, चेंज होते रहता है, इसीलिए मिट्टी को हमको उर्वरक बनाने के लिए समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई के स्रोत। तो सिंचाई के स्रोत क्या हो सकते हैं, तो सिंचाई के स्रोत अगर हम बात करें तो कुआं हो सकता है ना, फिर जलकूप हो सकता है, और क्या हो सकता है, जलकूप के अलावा तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, ठीक है, नदियां हो सकती है, बांध बनाकर कर सकते हैं। तो ये सब मेथड हैं सिंचाई के, ठीक है, दिस ऑल आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। समझ रहे हैं, कुआं, जलकूप, तालाब, झील, बांध, ये सब क्या है, सिंचाई के मेथड्स हैं, याद रहेगा। सो आपने देखा, अब सिंचाई भी डिफरेंट तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे ही सिंचाई होता है, अब सिंचाई के तरीके बदल गए हैं। तो आइए हम आपको कुछ तरीके दिखाते हैं कि अब आजकल किस तरीके से लोग सिंचाई कर रहे हैं ताकि पानी को सेव किया जा सके। अब इतने लार्ज स्केल पर वाटर तो अवेलेबल है नहीं, तो इसीलिए लोगों को अपने तरीके भी चेंज करने पड़ रहे हैं। यहां पर देखिए, हियर यू कैन सी, यहां पर देखिए, ये इसको बोलते हैं डीप इरिगेशन, ताकि आपको पौधे के जड़ों के पास ही पानी देना। दिस इज नोन द क्यारी, बनाकर इसको क्यारी बना दिया है और पौधे में पानी दे रहा था। पौधे में पानी इस तरीके से देने वाला जो होता है ना, बहुत ज्यादा बर्बादी होता है। यहाँ ये देखिए, ये भी रिकमेंडेड होता है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलिंग। क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलिंग। और अगर आप खेतों में पानी ना दें तो फिर देखिए बेचारा किसान का हाल क्या है ना। किसान माथा पकड़ के क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि खेतों में सही समय पर पानी नहीं मिला, इसीलिए इसमें दरार पड़ गया। अब इसके पौधे अब बर्बाद होने के कगार पर। इसीलिए इस पौधे में निश्चित अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक है, अर्थात जल देना आवश्यक है। और निश्चित समय अंतराल पर जल देने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सिंचाई कहते हैं। आइए हम अगला देख लेते हैं कि अगला हमारे पास क्या है। अब आती है बात वीडिंग की, है ना, खरपतवार को हटाना। तो खरपतवार के हटाने के लिए क्या हो सकता है, तो खरपतवार से सुरक्षा कैसे करते हैं। खेत में जैसा कि आपको मालूम है कि कई तरह के अनुवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ ही उगते हैं, और इसी तरह के अनुवांछित जो पौधे होते हैं उसको हम खरपतवार कहते हैं। तो नेचुरली उगने वाले अनुवांछित पौधे को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। और उसी खरपतवार हटाने की क्रिया को हम लोग निराई बोलते हैं, बिडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिडिंग बोलते हैं। खरपतवार के हटवाने की क्रिया को बिडिंग बोलते हैं। अब सवाल उठता है, आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर ये खरपतवार को हटाना ही क्यों, फसल के साथ उगने देते हैं। अगर आप फसल के साथ इन खरपतवारों को उगने दीजिएगा तो क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका पौधा लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ खरपतवार भी उग गया है, तो ये क्या करेगा, आपने जो एक क्या दिया, इसमें दिए होंगे खाद, है ना, इसमें देंगे पानी, और इसमें है जगह, है ना, और मिट्टी की उर्वरता, तो ये भी तो ये इस्तेमाल करेगा इन सभी चीजों को, तो यानी इसका हिस्सा खत्म हो जाएगा, यानी इसको सब चीज कम में मिलेगा, तो इसीलिए इसकी बढ़ोतरी वृद्धि जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए इसको हटाना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो खरपतवार को हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान क्या करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। भिन्न भिन्न तरीके क्या हो सकता है, या तो उसको खुद उखाड़ के फेंक दे,
और या क्या कर सकते हैं, खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक रसायन का उपयोग करते हैं खेतों में। यहां पर देखिए, आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए किसान क्या कर रहा है, एक केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, किस लिए, ताकि खरपतवार क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। सो वेडिंग्स के लिए ये किसान जो है इसमें रासायनिक तेल का उपयोग कर रहा है, ताकि इसमें से खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाए। सो आपने देखा क्या, खरपतवार को किस तरीके से हटाया जाए, राइट। अब आइए हम बात कर लेते हैं उसकी जो अगला चरण है। तो वीडिंग के बाद आता है हार्वेस्टिंग। अब जब फसल तैयार हो जाता है तो फसल तैयार होने के बाद आप उसको कटाई करेंगे ना। हार्वेस्टिंग मतलब क्या हुआ, कटाई। तो हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण चरम होती है, क्रिया होती है। फसल जब पक जाता है तो उसके बाद आप काटते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कटाई। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर आप उखाड़ सकते हैं या उसके जड़ों से काट सकते हैं। तो ये तरीका होता है और जनरली ये प्रोसेस होने में 3 से 4 महीने लगते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है, तो दराती बोलते हैं हिंदी में, जिसको आप सिकल भी बोलते हैं, दराती, और इंग्लिश में आप बोलते हैं सिकल, ठीक है। और इसके लिए अब बड़े बड़े इक्विपमेंट भी आने लगे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स जो हैं, इसको आप क्या कर देते हैं, फसलों को हार्वेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हार्वेस्ट से आपको समझना है कि फसल जब पक जाए, फसल जब हो जाए, तो उसको काट कर घरों में लाना, ये हार्वेस्टिंग कहलाता है। उसके बाद कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसको थ्रेसिंग करने की जरूरत होती है, जैसे धान, गेहूं, है ना, ये सब क्या होता है, थ्रेसिंग करने की जरूरत होता है। तो थ्रेसिंग किसको कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं मतलब उसको क्या करना है आपको, कि काटी गई फसल को, जो बीज होता है, दाना होता है, उसको भूसा से अलग करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थ्रेसर का इस्तेमाल करते हैं लोग। इसके लिए लोग उसको, बैल का भी पहले लोग इस्तेमाल करते थे, बैल इसके गोल गोल घूमता था और इसके बीज जो होते हैं भूसा से निकल जाता था। तो इसी मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। और थ्रेसिंग करने के बाद जो लास्ट चरण आता है, तो थ्रेसिंग आपको समझ में आ गया, बीजों को भूसा से अलग करना, ठीक है, भूसा से अलग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। एंड इन द लास्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, जो उत्पादक आपने किया उसको एक भंडारण भी करना होगा, पूरा तो कंज्यूम कर नहीं जाइएगा। तो इसीलिए फसल को, जो दाना होता है, उसको सही तरीके से नमी को हटाना, नमी को स्टोरेज करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, नमी को हटाना है। तो इसके लिए अच्छे तरीके से इसको सुखाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कीट से, चूहे से, सूक्ष्म जीवों से अच्छी तरह से बचाना भी पड़ता है, तभी तो आप इसको स्टोर कर पाइएगा, ठीक है। तो किसान अपनी फसल का उत्पाद का भंडारण जूट के बोरे में करता है, धातु के बने बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भी अब भंडारण होता है। ये तो छोटे पैमाने पर हो गया, और बड़े पैमाने पर जो भंडारण होता है उसके मेथड्स अलग होते हैं, जैसे साइलो, है ना। तो साइलो भंडारण, भंडार गृहों में भंडारित किया जाता है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे आप भंडारण कर सकते हैं। और इतना करने के बाद ये आप देखते होंगे कि फूड जो है क्या होता है, आपके पास आता है। जब सिटी में जो रहते हैं लोग, उसके पास ये फूड पहुंचता है। जब लोग, किसान इतना मेहनत करते हैं, तो किसान जो है तब इसको आपके पास, जो आप लोग हैं, तो उनके पास ये फूड आपके पास ये आता है, मार्केट में जो खरीदते हैं ना, तो किसान के इतना मेहनत के बाद आता है। सो यू मस्ट गिव थैंक्स टू द फार्मर फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ दिस फूड्स, वैरायटी ऑफ फूड्स, सो दैट आप हेल्दी रहें। सो चलिए इन लास्ट हम लोग देख लेते कि हम लोगों ने क्या सीखा, है ना। सो हम लोगों ने सीखा कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या को, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. Same kind of plants cultivated at place constitute crops. अगर एक ही तरह के पौधे को एक जगह उपजाते हैं तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। In India, crops can be broadly categorized into 2 types, that is on the basis of season. सीजन के आधार पर हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक है रबी क्रॉप्स और दूसरा है खरीफ। It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. सो हमने देखा था कि किस तरीके से सॉइल्स को प्रिपेयर किए। प्लाउ एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हमारे इस पर्पस में प्लाउ और लेवलर का यूज किए थे। सोइंग ऑफ द सीड्स एट एप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड। ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप जो बीज है उसको एक अच्छे इंटरवल पर नहीं बोइएगा तो ये अच्छा फसल नहीं देगा, और एक अच्छा डेप्थ भी होना चाहिए इसके लिए। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर
सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स, ये हमने देख लिया। सोइंग इज डन बाई सीड्स ड्रिल्स, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रिलर से बीजों को बोते हैं। सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पौधे को जो एनरिचमेंट और रिप्लेनिशमेंट होता है वो कैसे मिलता है, ऑर्गेनिक मैन्योर से और फर्टिलाइजर से। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटी। आज के समय में जैसा कि आपको मालूम है कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ गया है। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशंस। उसके बाद weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds। ठीक है, हम weeding किसको बोलते हैं, ये unwanted और uncultivated plants को उखाड़ने की क्रिया को ही हम weeding बोलते हैं, और that is known as, ये unwanted plant जो होता है उसको हम बोलते हैं weeds। Harvesting is the proper storage of जो आपका agriculture cuttings है and mature crops manually or by machine। Separation of the grains from the chaff is called, जो भूसा से चैफ बोलते हैं भूसा को, तो सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों से हमको बचाना है, उसको चूहे से बचाना है। और फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। तो सिर्फ हम फसल से ही फसल से ही हम फूड को नहीं लेते हैं, इसके लिए हम एनिमल्स को भी रियर करते हैं, और उससे जैसे हमको मीट है ना, फिश हो गया, अंडे हो गए, ये सब हमको मिलता है, और इसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला चैप्टर।